नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम न्यूज पर देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अमित सिंह। नेता की जात और वोटर की औकात मापने और जाहिर करने के लिए कोई पैमाना अभी तक हिंदुस्तान में इजाद नहीं हुआ। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वोटर नहीं। नेता जनता को सब्ज बाग दिखाते हैं, इस चारे में वोटर फंस जाता है। नेता काम नहीं करता, अगली बार वोटर सबक सिखाता है। इन दिनों चुनाव मुद्दों पर कम, आक्रोश, भावनाओं और धार्मिक उन्माद पर ज्यादा लड़ा जाता है। नेताओं की मुश्किल भी समझिए, बार बार चुनावों में नया मसला कहां से लेकर आए, इसलिए वोटर्स को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ को वोटर्स सबक सिखाते हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी और बिहार उत्तर भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति शुद्ध रूप से जाति के आसपास घूमती है। बिना जाति की चर्चा के यहां की राजनीति अधूरी है, अलग है। ऐसे में इटावा की घटना को जातीय समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सवर्णों के वोट बैंक पर बीते 10 से 15 सालों से बीजेपी की एक तरफा मोनोपोली रही है। ओबीसी की बात करें तो इस समूह का वोट बटा हुआ है। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी और एनडीए की बराबरी की पकड़ ओबीसी वोट बैंक पर है। जहां तक ब्राह्मण और यादव का सवाल है तो दोनों की आबादी आंकड़ों के लिहाज से बराबर है। यूपी में ब्राह्मण भी 10% हैं और यादव की संख्या भी इसी के बराबर। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक डेप्यूटी सीएम हैं। अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर लंबे वक्त से यह आरोप लगाते रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ वो भेदभाव करती है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए ही अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया है। 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा विधायक ब्राह्मण जाति के ही जीत कर आए थे। एनडीए से 46 ब्राह्मण विधायक बने, समाजवादी पार्टी से 51। जहां तक कि यादवों का सवाल है तो एनडीए के 3 यादव विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में 24 विधायक। 2022 में जीतकर विधानसभा पहुंचे इन तमाम विधायकों को देखकर लगता है कि जो चुनावी समीकरण है इस बार भी बदलने वाले हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो यूपी की सियासत को समझने, उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेगा। स्वागत कीजिए आलोक वत्स का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर नादिर शाह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीत कुमार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कार्यक्रम में आने के लिए। सवालों की फहरिस्त की शुरुआत में करने जा रहा हूं आलोक वत्स से। आलोक जी, डेटा बताता है, आंकड़ा बताता है कि बीते चुनाव में जो ब्राह्मण विधायक हैं ज्यादा जीत कर आए। करीब 46 विधायक 2022 में आए जो एनडीए के जरिए चुनाव मैदान में थे। एसपी की बात करें तो 5 ब्राह्मण विधायक एसपी की टिकट पर जीत कर आए। ओबीसी 42% है यूपी में, इसी को लेकर लड़ने की पूरी जुगत है। लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक एक बहुत सेंसिटिव मसला है यूपी की सियासत के लिए। आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरह से ब्राह्मण अभी तक एक तरफा वोट करते आए हैं बीजेपी को, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मंथन सपा में जरूर हुआ है, इसीलिए अब जो नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है समाजवादी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है जी। हम सबका साथ, सबका विकास करने वाले लोग जी। ये जातिगत आंकड़ा न हम गिनते हैं न हम गिनवाते हैं। इस बार जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुई है और हो रही है, तो इस बार हम विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेंगे। और जो पिछले चुनाव में इन लोगों ने एक गलत नैरेटिव सेट किया था, जिसको जनता ने आत्मसात कर लिया था किसी हद तक, कि हम आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, हम आएंगे तो SC ST के रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे जी। ये बातें अब साफ हो चुकी हैं। उसके बाद आपने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव देखा, जहां हमारी पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है। इसी तरीके से तिवारा उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूती से सरकार बनाएंगे। सब जाति के लोगों को
हाँ। सब धर्म के लोगों को हमारी जन कल्याणकारी नीतियों से पूरा पूरा लाभ मिल रहा है और उनके दिलों में हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान है और विश्वास है। वो हमें तीसरी बार अभूतपूर्व विजय दिलाएगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, लोग जी, कुमार नादिर शाह के पास जाता हूं, कुंवर नादिर शाह के पास। नादिर साहब, अगर ओबीसी दलित मिला दिया जाए, करीब 63% वोट बैंक यूपी में है, इसीलिए पीडीए के सहारे नैया पार करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लगी है। प्लस अब सवर्ण जो जाति के वोट हैं, शायद ये लग रहा है कि अब इनसे फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए इटावा के मसले को यादव वर्सेस ब्राह्मण कर दिया गया। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यानी अब अगर देखा जाए तो जो क्लीन मामला है, सवर्ण 18% यूपी में है और आपको लगता है कि सवर्णों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इटावा के मसले को इतना बड़ा कर दिया गया कि ओबीसी और दलित अब नैया पार लगाएंगे, मुस्लिम वोटर तो आपके पास है ही। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी, आपने मुझे मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया जी। मैं अमित जी सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं जी। कि जिस तरीके से आज सारे प्रदेश में सारे समाज सर्व समाज अखिलेश जी को पूरे प्रदेश की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना यह है कि सिर्फ अखिलेश यादव मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है जो इटावा में कथावाचक वाला मुद्दा जो चला है, ये तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ना होकर ये तो यादव समाज से आते हैं और यादव समाज मैं समझता हूँ सनातनी समाज है, हिंदू धर्म से आते हैं। अगर इनको सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का साथ देते हैं, तो इन्होंने फिर हिंदुओं को अपमानित क्यों किया? ये इस तरीके से जो मुद्दा है आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, इस तरीके से जो कथा करने वो लोग गए हुए थे उन पर इन्होंने मूत्र छिड़क कर उनका अपमान किया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है कि 2027 में इनके हाथ से सत्ता निकल रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की मैं बात करूं, अखिलेश यादव जी ने सरकार में रहते हुए सर्व समाज का साथ लेकर चलने का काम किया, सबके विकास का करने का काम किया, चाहे शिक्षा का काम हो चाहे एक्सप्रेसवे का काम हो। लेकिन इन लोगों को ये बौखलाहट आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नए नए मुद्दे नई नई चीजों का टारगेट कर रहे हैं। कभी कथावाचक मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं, कभी ये लोग यादवों को अपमानित करते हैं, कभी ये लोग ठाकुरों को अपमानित करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग हर धर्म के लोगों को टारगेट कुंवर साहब माफी चाहता हूं, कुंवर साहब मेरा सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण और यादव तो किया ही नहीं। कुंवर साहब, झूठ का अंधकार मिट जाएगा। कुंवर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इन जातिवाद कुंवर नादिर शाह, मैं ऑडिबल टू यू, खत्म कर देंगे। कुंवर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, उनको आवाज नहीं आ रही। मैं संजीत कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। चलिए निरंजन पोद्दार के पास जाता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पोद्दार साहब, मैं ये समझना चाह रहा था कि अब जो गियर शिफ्ट किया अखिलेश यादव ने, पहले मुसलमानों की बात होती थी, एमवाई समीकरण के लिहाज से यूपी बहुत सेंसिटिव था, उसके बाद पीडीए राजनीति में घुसता है, उसके बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी खुलकर सवर्णों के खिलाफ बैटिंग करने लगी है, फ्रंट फुट पर आकर। इटावा का जो मामला है इसका जीता जागता उदाहरण है, नजीर है, एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है, क्या अब एजेंडा चेंज हो रहा है? देखिए मोहित जी, अगर आप मेरे से पूछेंगे अमित, तो मुझे ऐसा अमित नाम है सर मेरा। पोद्दार साहब, अमित जी। सॉरी अमित जी। जी देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं जी। और लगातार पिछले 10-12 वर्षों से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार गलत बस पकड़ती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इटावा का दादरपुर गांव का जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को अखिलेश यादव जी ने जो राजनीतिक रंग दिया और पूरे प्रदेश भर में फरमाया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सेल्फ गोल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैठे बिठाए एक समझ लीजिए उन्होंने एडवांटेज दे दिया। इसका 2-3 मेरे विश्लेषण में 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 वर्षों से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में एक वैमनस्य पैदा किया जा रहा था, और विशेषकर जब विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद में इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं बल मिला और ये कहा जा रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर समाज से आते हैं और ठाकुरों को तवज्जो देते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जो दादरपुर गांव के जो बहुसंख्यक निवासी हैं यानी कि ब्राह्मण समाज, उनके साथ खड़ी हुई नजर आई, कहीं ना कहीं वो जो आपस में जो एक वैमनस्य था उसको कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने पाटने का मौका दे दिया। पहली बात
दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से दादरपुर गांव के अंदर हजारों लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो गगन यादव के नेतृत्व में हो, चाहे वो अहीर सेना के नेतृत्व में हो, अहीर रेजिमेंट का कोई भी हो, लेकिन सबको इस चीज का अंदाजा है कि जिस तरीके से वहां पे उपद्रव हुआ, देखिए धरना प्रदर्शन अलग चीज है लेकिन उपद्रव अलग चीज है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को भी वहां पे समझ लीजिए खदेड़ दिया गया, तो उससे जो 2017 से पहले जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में एक आरोप लगाया जाता था कि भाई या एक नैरेटिव बना हुआ था कि समाजवादी की सरकार की सत्ता में केवल आप ये समझ लीजिए यादवों की और मुसलमानों की दादागिरी चलती है, तो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव थोड़ा सा धीमा पड़ रहा था पिछले 7-8 वर्षों के सत्ता से बाहर रहने की वजह से। कहीं ना कहीं इन्होंने उस नैरेटिव को दोबारा से एक हिसाब से आप ये मान के चलिए कि उस नैरेटिव को दोबारा से हवा दे दी, क्योंकि लोगों को ये लगने लग गया, जब मैं समाज में जाता हूं, जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं, तो लोगों से चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि जब विपक्ष में होने के बाद में ये इतना हुड़दंग कर सकते हैं, जब सत्ता में आएंगे तो घर से निकाल करके मारेंगे, पहले। दूसरी बात, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं, जो अखिलेश यादव जी को पता नहीं किसने ये बात कही है कि पीडीए पीडीए पीडीए। भाई आप किसको पीडीए कह रहे हैं? आप जिस चीज के अंदर आप पी यानी कि पिछड़ा बताते हैं, यादव समाज जिसको हम उचित मानते हैं आज प्रदेश में रोका जाता है। अरे यार एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, सुनना सीखो, सुनना सीखो। जंगल राज कायम नहीं है। देखिए ऐसा है, भगवान अखिलेश यादव ने उत्तम प्रदेश बनाया था, आज उस उत्तर प्रदेश को तुमने जंगल प्रदेश बना के रख दिया। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम करके अमित जी जनरेटर रोकिए थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए जिस यादव समाज की बात करते हैं, जिसको इन्होंने पिछड़ा बना दिया, उस यादव समाज के यदुवंश कुल से भगवान श्री कृष्ण आज हर सनातनी के सिरोधारी। तो आज तुम भगवान श्री कृष्ण के वंशजों पर मूत्र छिड़कोगे क्या? और ये आज तुम भगवान श्री कृष्ण के वंशजों पर मूत्र छिड़कोगे क्या? उसको अपमानित क्या सिर्फ तुमको ही भाई जिसके हर घर में नहीं है गोपाल मिलते हो? अरे यार आप रुक तो जाओ। अरे समाज के कुंवर नादिर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुंवर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदेश में नहीं है क्या? कुंवर नादिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, नादिर शाह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको मौका दूंगा। निरंजन अपनी बात पूरी करिए जल्दी, 10 सेकेंड और बात पूरी करिए। कहने का तात्पर्य है कि हर सनातनी के घर में लड्डू गोपाल यानी भगवान कृष्ण यानी कि यदुवंशी की जब मूर्ति विराजित है, तस्वीर विराजित और वो पूजित है, तो वो समाज कहीं ना ठीक है पोद्दार साहब, ठीक है अभी 10 सेकंड का और समय दीजिए बस आप। जी। रही बात जिस तरीके से हम पिछड़े समाज की बात करते हैं, यानी कि हम ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, देखिए हर प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में आप देखेंगे कहीं पे गुर्जर मजबूत यानी कि क्षत्रिय समाज है, कहीं पे जाट क्षत्रिय समाज है, कहीं पे राजभर क्षत्रिय समाज है, कहीं पर यादव क्षत्रिय समाज है। भाई वो उनको आप राजनीतिक ठीक है पोद्दार साहब, क्लैरिटी है, पॉइंट टेकन सर, क्लैरिटी है। पोद्दार साहब बहुत वक्त है, घंटे भर की डिबेट है, मैं आऊंगा। कुंवर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, मैं आंकड़ों की बात करूंगा, लफाजी नहीं करते हैं। सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं 2022 में सिर्फ आपको 6 से 8% जो ब्राह्मण वोट पहुंचे। कहीं यह वजह तो नहीं कि भाई पता है कि राजपूत और ब्राह्मण तो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, इतना ज्यादा पोलराइज कर दो कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हमारी तरफ आ जाए। बिल्कुल पिक्चर क्लियर करने की कोशिश 2027 में आप कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता साफ साफ कहते हैं समाजवादी पार्टी को, कहने को तो गठबंधन है इंडिया का आपके साथ, इंडिया गठबंधन है, लेकिन उनके नेता कहते हैं कि भाई बैसाखी नहीं चाहिए समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के नेता दरी बिछाने वाले मुसलमान चाहते हैं, चुप रहने वाले मुसलमान चाहते हैं। कई बार डिबेट में यह बात मैंने कही है। तो डेटा बता रहा है कि सिर्फ 8% ब्राह्मणों ने 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट किया था। तो शायद यह क्लैरिटी आपको भी मिल गई है कि भाई पूरा पोलराइज कर दो कि पीडीए दलित अल्पसंख्यक वर्सेस राजपूत ब्राह्मण हो जाए। यही वजह है ना, क्योंकि 8% वोट आपको ब्राह्मणों का मिला, ब्राह्मण आपको वोट नहीं करता है, तो आपको लगा कि जब वोट ही नहीं मिलना है तो भाई फिर क्यों उनकी मजम्मत करना या क्यों उनकी खिलाफत करना, साफ ही कर दो, रास्ते से हटाओ। इसीलिए इटावा को इतना बड़ा कर दिया आप लोगों ने। अमित जी मैं आपको बताना चाहता हूं जी, जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी वाले बैठे हैं। अखिलेश यादव जी जाति और धर्म की राजनीति न कभी की थी, ना वो करते हैं। वो हमेशा पिछड़ों को, दलित को, अगड़ों को, अगर आप पीडीए की बात करते हो तो पीडीए में अगड़े भी तो आ रहे हैं। कुंवर नादिर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि यादवों को जो वर्चस्ववादी अगड़ी जाति के लोग हैं दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो एक अगर आपको अमित जी
नादिर एक साहब, बात बताइए, अगर हाँ। ये अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, तो क्या यादव समाज के जो लोग हैं वो मुस्लिम है क्या? वो हिंदू लोग नहीं है क्या? क्या यादव समाज हिंदू समाज नहीं है क्या? यादव समाज को एक तरफ ये कृष्ण के वंशज बताते हैं, दूसरी तरफ उन्हें अपमानित करते हैं। ये धीरे धीरे धर्म के बाद ये धीरे धीरे जात में लोगों को विसर्जित करने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को वितरित करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अमित जी, या अखिलेश यादव जी ने चाहे कोई भी जो भी प्रदेश में सरकार में रहते हुए जो भी योजना चलाई, उसका लाभ सबको मिला और इस प्रदेश को उन्होंने एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। आज इस उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ अंधकार की प्रकाष्ठा छाई हुई है। कहीं दलित को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है, कहीं यादव को कथा करने से रोका जाता है। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी इस प्रदेश में और देश में बीजेपी वालों ने खत्म कर दी है क्या? क्या ये लोग तय करेंगे कि किसको कथा करनी है और किसको घोड़े पर चढ़ना है? ये लोग बताएंगे क्या? जिस तरीके से इन लोगों के कारनामे वो सारे जनता के सामने हैं। आज चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, मैं आपको पूरा भरोसा और विशेष विश्वास दिलाता हूं, अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है यही हमारी जो जोड़ी, पीडीए की जोड़ी और सबको साथ चलने वाला जो हमारा नारा है, ये 2027 में सरकार बनाने का काम करेगा और यह अंधकार बिल्कुल छट जाएगा। ठीक है, ठीक है कुंवर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संजीत कुमार जी बहुत वक्त से बात नहीं कर पाए। संजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? संजीत, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस यस, आई एम। ठीक है, ठीक है। संजीत जी, मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी ने अपना गियर शिफ्ट किया है। पहले ये कहा करते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अगड़ों की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, दलितों को दबाया जा रहा है। पीडीए के फॉर्मूले पर अभी तक अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की क्या नैरेटिव है, कांग्रेस का क्या एजेंडा है 2027 के लिए, या अखिलेश यादव ने तय कर दिया उसी एजेंडे पे आप चलेंगे अगर गठबंधन के साथी हैं? नहीं अमित जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं और जो जानते हैं वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस क्या करती है। क्या चाहती है कांग्रेस सर? कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत समाज के हर वर्गों को साथ लेकर के एक साथ चलने का है और इसी सिद्धांत को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा और स्पष्ट रूप से कहा कि देश के अंदर सभी वर्गों का, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे उच्च जाति के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, सबको साथ लेकर के सबको विकास की इस भागीदारी में, विकास के इस महायज्ञ में साथ लेना है। यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस पार्टी की थीम है और ये भारत के संविधान की थीम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया उस संविधान का थीम यही है कि सबको बराबरी का हक हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी वर्गों को एक साथ एक जैसा व्यवस्था है क्या? सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल के निर्णयों में स्पष्ट रूप से यह आदेश रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल के रूप में माना जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट में ऑब्जर्वेशन है, जहां अपनी मर्जी से सरकार अपने ओन प्रोसेस। सुनिए संजीत कुमार, सुनिए 2022 में 2 सीटें जीतकर आप आए थे यूपी में, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि 27 में जो चुनाव होने उसमें कांग्रेस क्या कमाल करेगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी के कंधे पर हाथ रख के ये नैया पार करना चाहते हैं, या आप एक सशक्त नेता की छवि राहुल गांधी यूपी में दिखाएंगे? क्योंकि जो वोटों का पोलराइजेशन है, जो परसेंटाइल सर है, बीजेपी के मुकाबले 2% ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को 2022 में आए थे। बीजेपी को इस बार भी समाजवादी पार्टी पूरा चैलेंज कर रही है वोट पोलराइज करने में, चाहे वो यादव वर्सेस ब्राह्मण करना हो, पीडीए वर्सेस अगड़ा करना हो, वर्चस्ववादी राजनीति की बात रही हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, तो समाजवादी पार्टी ने तो अपना नैरेटिव सेट कर लिया है। बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है 27 में, लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में जानना चाह रहा हूं, क्या आइडेंटिटी क्राइसिस जो जूझ रही है कांग्रेस 27 में भी रहेगा सर, या कोई प्रोजेक्ट होगा, प्रियंका गांधी प्रोजेक्ट होंगी, राहुल गांधी प्रोजेक्ट होंगे, किसी नेता को प्रोजेक्ट करेंगे, या अजय राय, चाहे वो बनारस के कोलसला से बात रही हो या फिर अलग अलग इलाकों की बात, अजय राय का क्या प्रभाव, क्या प्रभुत्व है
लोकसभा में भी आपने देख लिया, विधानसभा में देख लिया। मेरा सीधा सवाल था, आप सवाल नहीं समझे। 27 के लिए क्या आइटनरी, क्या नैरेशन, क्या एजेंडा लेकर कांग्रेस जा रही है, या 2 से सीटें घटकर 1 हो जाने वाली हैं? सर, स्पष्ट रूप से जिस दल के पास राहुल गांधी जैसे विजनरी लीडर है और उत्तर प्रदेश से वो सांसद है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक अपनी भूमिका है। 6 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हमारी एक अपनी दखलंदाजी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसे कोई नकार नहीं सकता। हमने अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के वहाँ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और मिलजुल करके वहाँ की राजनीति को करेंगे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े भाई की भूमिका में है, ये बात स्पष्ट है, इसमें कहीं डिस्प्यूट ही नहीं है। तो मिलजुल करके हम लड़ेंगे। और अभी भी अखिलेश जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगला चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ेंगे। ठीक है, आलोक वत्स के पास जा रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता। ठीक है संजीत जी, मैं आ रहा हूं। आलोक वत्स, बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। आलोक जी, मुझे ये बताइए, 2017 में अगर बात करें, डेटा की बात करें, तो करीब 17 में 83% ब्राह्मण वोट मिले और ये बढ़कर 90% 2022 में हो गया। जिस तरह का नैरेटिव पिछले 1 हफ्ते से अखिलेश यादव की पार्टी गढ़ रही है, इटावा में जो आरोपी हैं उनको बुलाना, हारमोनियम ढोलक गिफ्ट करना, 21,000 रुपये दे देना, 51,000 रुपये के इनाम का ऐलान कर लेना, जांच पड़ताल पूरी होने का वेट न करना, अहिर रेजिमेंट वहाँ पहुँचता है, दंगे करता है, पुलिस को मारता है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ता है, क्या 27 में ये 90% से बढ़ने वाला है ब्राह्मण वोट बैंक? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव किनारा कर रहे हैं राजपूतों और ब्राह्मणों को यूपी में, मुझे लगता है बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन दलित वोट अभी भी 42% है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। और क्या ब्राह्मण शिफ्ट होगा बीजेपी की तरफ इस घटना के बाद? आलोक वत्स जी, ये संजीत भाई के पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी जातिवादी राजनीति नहीं करते जी। मैं उनके मत से भिन्न हूं। अखिलेश जी और लालू यादव सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं और इसी के तहत उन्होंने दादरपुर में जो कांड हुआ, जहां वो संत एक महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए आरोप लगा, उसको उन्होंने बुलाकर तथ्यात्मक चीजों का जांच होने का इंतजार नहीं करके उसको जिस तरीके से सम्मानित किया और जो जो चीजें दी आपने अभी बताया, ये दर्शाता है कि राजनीति के लिए वो किसी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। देखिए, अखिलेश जी और राहुल गांधी में एक चीज की समानता है, ये लोग मेहनत करते हैं, यंग है, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो एडवाइजर है, पॉलिटिकल एडवाइजर, वो बहुत ही कमजोर मानसिकता के लोग हैं। समय समय पर इनसे ऐसी अनर्गल चीजें करवा देते हैं या कोई अनर्गल बयान दिलवा देते हैं जिससे फिर जितनी ऊंचाई ये चढ़ते हैं फिर वहां से नीचे गिर जाते हैं। आज पूरा मैं भी गांव के परिवेश से आता हूं, पोदार भाई जानते हैं, संजीत भाई भी जानते हैं। तो एक गांव की महिला को अदम्य साहस चाहिए, हरकुलियन करेक्ट चाहिए, ये कहने के लिए कि मुझे किसी ने छेड़ा है। और उस महिला ने कहा उसकी जांच हो रही है। कम से कम आप आलोक, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब देखिए, बहुत लंबा नैरेटिव नहीं करना, अपने को भूमिका नहीं बनानी, सीधे ब्राह्मण वोट क्या शिफ्ट होगा इटावा की घटना के बाद? पहला। दूसरा, आपके जो राजपूत और जो वर्चस्ववादी और सवर्ण राजनीति के लोग हैं, क्या इसका फायदा आपको मिलेगा? क्योंकि देखिए, अगर पीडीए मिला दे तो अभी भी 90% वोट, 80% जो वोट काउंट है वो पीडीए है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक। 42% आपके पास ओबीसी हैं, करीब 18% के आसपास, 19% के आसपास मुसलमान हैं। इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करें 42 और दलित करीब 21% हैं। तो अखिलेश यादव तो एक बड़ा जो कुनबा उसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे 80% वोट पर कब्जे के लिए पीडीए और राजपूत, ब्राह्मण वर्सेस दलित और अल्पसंख्यक कर दिया। ब्राह्मण वोट बैंक मिलेगा आपको, ज्यादा बढ़ेगा? और क्या दलित खिसकेंगे आपसे इस घटना के बाद? बस जी, इसको बताइए आलोक जी, इसको थोड़ा क्लियर करिए। कि ये जातिवादी राजनीति करते हैं। आपने अभी
3 वर्गों का नाम लिया और कुछ वर्गों का नाम आपने छोड़ दिया। हम वैसे लोग नहीं हैं। हमें वोट मिलेगा और सबका मिलेगा क्योंकि हमने काम किया है जी, और हम काम के दम पर वोट मांगते हैं जी, हम जातिगत राजनीति के दम पर वोट नहीं मांगते हैं। और ये भी आपको बता दें कि आज भी सबसे ज्यादा दलित एमएलए और एमपी हमारे ही दल में। इतना एमपी और एमएलए किसी दल में नहीं। तो हमने सबको सम्मान दिया है। ओबीसी का भी वही हाल है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ओबीसी के मेंबर पार्लियामेंट है और विधायक हैं। तो हमको इन हरकतों से समाज के उन सब वर्गों का वोट मिलेगा जो इनकी गतिविधियां देखकर फिर से दोबारा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान का राज नहीं चाहते। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है और हम 24 घंटे 48 घंटे हम इलेक्शन मोड में रहने वाले लोग हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्वसनीयता और सत्यता के साथ लोगों का काम करते हैं। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमारे 11 साल के सेंटर के शासन में और 8 साल के यूपी के शासन में एक भी हमारा व्यक्ति, एक भी हमारा एमपी या एमएलए या हमारा कोई नेता या कोई मिनिस्टर किसी स्कैम में नहीं पकड़ा गया। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत की कुंजी है कि हमने एक साफ सुथरा सरकार देने का काम किया है। ठीक है आलोक जी, मैं बार बार आप लोग वर्गीकरण करके जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो लोग नहीं हैं। हम ठीक सबका है साथ, आलोक जी, सबका विकास वाले। ठीक है आलोक जी, मैं कुंवर नादिर के पास जा रहा हूं। कुंवर साहब, मुझे ये बताइए, आप यादव राजनीति की बातें करते हैं, दलित पिछड़ों की बातें करते हैं, अगर टिकट पूछा जाए, अखिलेश यादव ने 5 ऐसे यादव जिनको टिकट दिया वो परिवार से ही थे, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कुंवर साहब? जी रखते हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना कि 5 जो टिकट मिले वो यादव परिवार को ही मिले और सब परिवार के लोग ही थे। अखिलेश यादव को काटने के लिए, उनकी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी में डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य, और ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के, और सीएम खुद स्वयं में राजपूत है, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपको ये पता चल गया कि भाई पीडीए 80% वोट बैंक है, इसीलिए राजपूत ब्राह्मणों को और जो भी अगड़ी जाति के हैं उनको सब साइड कर दीजिए। लेकिन कई सारे यूपी में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर राजपूत और ब्राह्मण वोट बहुत को फैक्टर है। वहाँ पर आपको दलित नहीं जितवाएंगे, वहाँ पर आपको अल्पसंख्यक वोट से जीत नहीं मिलनी है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर राजपूत और ब्राह्मण वोट बहुत इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए, और आंकड़े ये कहते हैं कि राजपूतों ने भी आपको वोट किया है, ब्राह्मणों ने भी आपको वोट किया है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी बिल्कुल धावा बोलकर चढ़ी है राजपूतों पर, ब्राह्मणों पर, अगड़ों पर, वर्चस्ववादी राजनीति करने वाले लोगों पर, ऐसा तो नहीं कि हवा चले और वो हवा का झोंका और भी लोगों को लग जाए, नुकसान ना हो जाए यूपी में 27 के लिहाज से। सर, समाजवादी पार्टी गलत को गलत, सही को सही कहने का दम रखती है समाजवादी पार्टी ने कब किसको एक तरफा साथ देने का काम किया है बताइए मेरे को। अब समाजवादी पार्टी अगर कोई गलत मुद्दा होगा, अगर किसी यादव के साथ इस तरह की हरकत होगी, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है, तो क्या समाजवादी पार्टी गलत कर रही है क्या? कोलकाता में खड़े नहीं दिखे सर, कोलकाता में नहीं दिखे खड़े आप, कोलकाता में नहीं दिखे। पहले इस तरीके से तो कहाँ खड़े हुए हैं मुझे बता दो आप। नहीं, कोलकाता को लेकर कोई बयान नहीं है आपकी पार्टी का। कोलकाता को लेकर, अरे ताजा घटना कोलकाता की कुंवर साहब, वहां के लिए तो थोड़ा सहानुभूति रखते। टीएमसी के नेता लड़की का सरेआम रेप कर देते हैं, सरेआम रेप कर देते कॉलेज दिन की रोशनी में, सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां के लिए तो कुछ बोल देते। एक बार कुछ तो कहते हैं अखिलेश यादव। जाति धर्म को लेकर कभी काम नहीं करती, चाहे कुछ भी कहे, मेरा आपको बताना है। समाजवादी पार्टी जो भी काम करती है, समाजवादी पार्टी जो भी अपना मुद्दा बनाते, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, चाहे पीडीए परिवार हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो। समाजवादी पार्टी में सबके, प्रयागराज इलाहाबाद की एक बेटी को केरल में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया, एक पूरा रैकेट चल रहा है, पूरी साजिश हो रही है, इस पर भी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। पार्टी ने कब समाजवादी पार्टी ने गलत को कब सपोर्ट किया बताओ मेरे को, कोई बयान भी तो नहीं आया। सर, चुप रहना, राजनीति में चुप रहना सपोर्ट करना कहा जाता है। मुद्दा उठ रहा कुंवर साहब, इस मुद्दे में
और वो बच्ची दलित भी थी सर वो बच्ची दलित थी। सुनिए कुंवर साहब, अलाउ मी, वो बच्ची दलित थी प्रयागराज की, जो केरल में गई, उसको जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। अरे आप तो दलित के झंडा बाजार हैं, झंडा लेके आप चल रहे हैं दलितों का, उस पर कोई बयान नहीं है आपका। कोलकाता को लेकर आपका कोई बयान नहीं है। अभी यूपी में रेप हो गया होता सर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 5 हो गई होती समाजवादी पार्टी की ओर से। बताइए। ये सर आप इस तरह की बातें करो चाहे कुछ भी करो, मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी कहीं भी कोई अगर गलत होता है समाजवादी पार्टी उसके साथ है। आलोकवत समाजवादी पार्टी गलत को बढ़ावा देती है। आलोकवत सुन लिया आपने, सुन लिया। देखिए, इश्तेहास्यास्पद कोई बयान नहीं हो सकता है जी। ये बार बार कह रहे हैं कि हम धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, जबकि ये धर्म और राजनीति के प्रणेता हैं। सर ये उनके 2017 और 2014 के बाद इस प्रदेश और भारत में धर्म और राजनीति जाति की हो रही है। वरना 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कोई धर्म जाति की राजनीति नहीं। समाजवादी पार्टी ने जब राज किया, कोई धर्म जाति की राजनीति। अरे 84 के दंगे भूल गए क्या? राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा वालों ने। अरे कुंवर साहब 83-84 के दंगे भूल गए? ऑपरेशन ब्लू स्टार भूल गए क्या? कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास के पेड़ों को क्षति पहुंचती है। कुंवर नादिर साहब सुनिए, एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास के पेड़ों को क्षति पहुंचती है। क्या वो जातिगत दंगे नहीं थे? क्या वो सामुदायिक दंगे नहीं थे? सरदारों के गले काट दिए गए, उनकी पगड़ियां उछाल ली गई। के पीछे सलाखों के पीछे सिर्फ भैंस और बकरी चोरी के मुकदमे लोग बता रहे हैं। ऐसे ऐसे मुकदमे जिन मुकदमों में आजम खान को 4-4 साल की सजा सुनवाई हो रही है? क्योंकि उन्होंने उनका कसूर यह था शिक्षा का मंदिर दिया, उन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्थान दिया। अगर कार्रवाई करनी है तो उन गुंडों और बदमाशों पर करो जो उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। क्या आप नहीं जानते उत्तर प्रदेश में गुंडों की कैसी कैसी लिस्टें हैं? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट मुस्लिमों को करते हैं। और आज इन्होंने जो यादवों को टारगेट किया है। आलोकवत जवाब दीजिए। आलोकवत, इनका सिर्फ और सिर्फ ठेस पहुंचाने का सीधा काम है। गलत बात बोल रहे हैं। कोई यादव और कोई मुसलमानों को हमने टारगेट नहीं किया है। हमने तो मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक जैसे घृणात्मक चीजों से मुक्ति दिलाई है। हमने पहलवान बेटी का साथ दिया था। बताओ, जब इनको लाइन में लाने की कवायद एनआरसी और यूसीसी से तो इनके पेट में दर्द होने लगा। और जब वक्त को क्लीन करने की बात आई उससे भी डर के मारे ये डरे हुए हैं। ये सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्म और राजनीति के ऊपर ये कुछ नहीं है। आज भी पीडीए बना के इन्होंने जातिवादी समूह खड़ा किया है। पिछड़ा भी हमारे साथ है। आज तक समाज के लोग अखिलेश यादव जी में इस प्रदेश की उन्नति, समाज के लोग आपके साथ है तो पीडीए बनाने की क्या जरूरत थी? अगर सारा समाज आपके साथ है तो पीडीए बनाने की जरूरत क्या थी? हम लोग तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। हमने किसी मुसलमान को अपने जन कल्याणकारियों से नहीं मालूम किया है। आप क्यों मजम्मत कर रहे हैं इसकी? सरकार बनेगी क्या? हम सरकार नहीं चल रहे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। योगी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। इस प्रदेश में जंगल राज कायम किया है। मुझे पूरा कौन सा जंगल राज है? कौन सा गुंडा घूम रहा है? कौन सा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान घूम रहे हैं? इन बहु बेटियों को उठाया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इससे लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इस प्रदेश में शिक्षा को लेकर, महिला को लेकर अगर कोई जी, क्या कलकत्ता में जो बेटी रेप हुई का हुआ था उस पर कुछ बोलने में आपके मुंह में दही जम गया था? वो जो अलीगढ़ में दलित बेटी के साथ, केरला में दलित बेटी के साथ भाजपा वालों ने रेप किया, धर्म परिवर्तन किया गया, हमने दी, भाजपा वालों ने उसका साथ दिया नहीं दिया? बताओ मेरे को। अरे नादिर भाई, कुछ भी कीजिए, आवाज उठाए तो हम तरजीह नहीं देंगे। गलत को गलत, सही को सही कहने का तरजीह नहीं देंगे। सरकारें तो आती जाती रहती है। हम आपको कॉमन सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे सब लोग हैं समाज में वैसे भी आपको ट्रीट करेंगे। हम टोपी पहन के बिरयानी नहीं खाएंगे। कौन नहीं करेगा? हम आपको अपने साथ बैठ के सादा भोजन कराएंगे। खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अगर कोई हिंदू है तो वो कलमा पढ़ सकता है, मुस्लिम हो तो सिर्फ मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ। ये देश ऐसा कौन सा मुस्लिम है? 36% शौचालय आप लोगों ने लिया। आज तुमने 41% आपने
निकाल लिए, कौन सा चीज में कम कर दिया, और जो इलाज 5-5 लाख का करवा रहे हैं उसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निरंजन पोद्दार, अब देखिए दिक्कत इसी बात की है कि 80% वोट बैंक की राजनीति हो रही है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं किया। 3 तलाक के मसले के बाद बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। चाहे वो गाजीपुर की बात कर लीजिए, बलिया की, आरा छपरा की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, फैजाबाद की बात कर लीजिए, मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा खेल बदल रहा है। 27 के लिहाज से समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में आ गई कि भाई सवर्ण तो वोट करने वाले नहीं है, इसीलिए बिल्कुल अलग ही हो जाए। पोद्दार साहब, निरंजन पोद्दार, देखिए ऐसा है अमित सिंह जी, मेरा यह मानना है कि जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं इसके मैं 3 पहलू मानता हूं। पहला पहलू है धार्मिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा राजनीतिक। तो राजनीति के ऊपर मैं चर्चा कर चुका। अब बात करें हम धार्मिक पहलू की, तो आप ये मान के चलिए कि जो ये कह रहे हैं कि भाई जो दादरपुर गांव में एक मामला हुआ वो धार्मिक मामला था, इसको कथा नहीं करने दी गई, उसको देखिए वो मामला क्या था, उसकी तह तक जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी वस्तु स्थिति निकलेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी सनातन समाज, उसी ब्राह्मण समाज, उसी सर्व समाज की मैं बात करता हूं, जिस सर्व समाज में करोड़ों अनुयायी बाबा रामदेव के हैं, जो बाबा रामदेव यादव समाज से आते हैं। दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ, और अगर आप कथावाचकों में करेंगे तो लवली शास्त्री, हेमराज सिंह यादव, सरिता यादव, नीलम यादव, मनोरमा सिंह यादव, मंगेश यादव, ऐसे मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं जिनकी कथाओं के अंदर हजारों लोग पहुंचते हैं और सर्व समाज के लोग पहुंचते हैं। अगड़े भी, पिछड़े भी, यादव भी, ब्राह्मण भी, दलित भी, ठाकुर भी, सब जाकर के उनकी कथा का आनंद लेते हैं। लेकिन दादरपुर गांव में जो घटनाक्रम घटा है उसके पीछे उसका परिप्रेक्ष्य कहीं कुछ और है, जो आप उसकी गहराई में जाएंगे तो स्पष्ट आएगा। ये हो गया धार्मिक इसका पहलू। और सामाजिक पहलू की बात करेंगे तो देखिए निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 10-12 वर्षों के अंदर, 15 वर्षों के अंदर, जैसे ये जो सनातन समाज यानी कि बहुसंख्यक समाज जब संगठित होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको ऐसे लगने लग गया कि जब तक इस समाज के अंदर विघटन नहीं होगा कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक दाल नहीं गलेगी। तो मेरा यह मानना है कि उसी का प्रयास किया जा रहा है। चाहे कल इलाहाबाद के अंदर हुआ घटनाक्रम चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में, चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में समझ लीजिए, अखिलेश जी के नेतृत्व में समझ लीजिए, या इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट आरक्षण को लेकर के मामला गरमाया जा रहा है, सारी की सारी चीजें एक ही कथापट को लिखी जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के अंदर सर्व समाज इतना जागरूक, इतना समझदार आज की तारीख में है। सोशल मीडिया का जमाना है, डे टू डे बेसिस पे हर आदमी हर चीज से अपडेट है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को ज्यादा भरमा पाएंगे। और दूसरी तरफ हाँ, यहां यह जरूर है कि पिछले कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए राजनीति दो चीजों का नाम होती है, भरमाने की और समझाने की। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आप आईटी सेल कह लीजिए, चाहे सोशल मीडिया विंग कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र कह लीजिए, कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। इसी का परिणाम है कि जो 400 पार वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 240 के ऊपर आकर के छिटक गई। ठीक है, अब संजीत कुमार आप कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सिर्फ देखो और सीखो वाला मामला बचा हुआ है, क्योंकि ना तो आपके पास वोट बैंक है वहां पर, ना तो कांग्रेस के पास जनाधार है। 2 सीटें आप विधानसभा की जीत कर आए थे। मुझे नहीं लगता 27 पे कितनी बढ़ जाएंगी। कितनी उम्मीद लग रही है आपको संजीत जी, कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? ये तो जनता तय करेगी कि कितनी सीटें बढ़ेंगी और कितनी किसकी घटेंगी, ये तो जनता तय करेगी। मैं समझता हूं आज आपको प्रश्न खुशी का होना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे, राहुल गांधी जी के माध्यम से जनहित के मुद्दे, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लीड लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे वो बनारस की घटना हो जहां दलित बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने रेप किया था और उज्जैन मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर चले गए थे। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बार बार यह कहा जाएगा कि आपकी कोई स्थिति है नहीं। सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। उसकी जड़ें हर गांव, हर क्षेत्र,
हर कस्बे में है। इसीलिए यह कह देना कि आप न 3 में न 13 हैं, निश्चित रूप से शायद या तो कांग्रेस पार्टी को ना समझना है या उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं जानना है। मैं आपसे आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कुलदीप सेंगर के बारे में क्या कहना है? आप हाथरस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और कानपुर में जहां भट्टों में उस बेटी को पेड़ के साथ लगा करके फांसी दे दी गई, क्या आज तक कुछ हुआ उसके मामले में? तो उत्तर प्रदेश की जनता केवल और केवल अग्रे और पिछड़े में नहीं बंटने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछती है कि आप ने ये 10 साल का, ठीक है, आपकी संजीत आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, दोबारा आपके पास मैं आऊंगा। लेकिन इस बीच आलोक वत्स, एक बात समझने की जरूरत यह भी है कि सीटों को लेकर अगर बात करें, 17 के चुनाव को बात करें, 22 के चुनाव पे बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर तनाव तो था ही, दबाव तो था ही। 2022 में जिस तरह के परिणाम आए 17 के मुकाबले वो थोड़ा संतोषजनक कम थे। तो इसको ठीक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि जो वोट छिटका है, जो वोट बैंक बीजेपी से छिटका है, उसे वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती होगी अब। आलोक, हमारी जन कल्याणकारी नीतियों में इजाफा, उत्तर प्रदेश में रेलवे के मामले हो जी, मेट्रो लाइन के मामले हो जी, रोड और पुल पुलिया के मामले हो जी, अस्पतालों के मामले हो या यूनिवर्सिटीज के मामले हो या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान खोलने के मामले हो, इस सब में हमने काफी तेजी से काम किया है और बहुत फैलाव से काम किया है। उसके अलावा जितनी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको गिनाना मैं नहीं चाहता हूं, लोगों को मालूम है, उसका समाज के अंतिम वर्ग को 100% लाभ मिल रहा है। नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए क्या करेंगे सर? अल्पसंख्यक आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यकों के पास ऑप्शन नहीं है। ये बात समाजवादी पार्टी जानती है, इसीलिए उनको इस बात का डर, उनको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स तो हमारे इंटैक्ट है, वो आगे इंटैक्ट रहेंगे, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि सर दलित वोट, अल्पसंख्यक वोट, पिछड़ा वोट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। उसको कैसे करेंगे? आपको भी पता है अस्पताल खोलने से, सड़क बनाने से ये वोट बैंक हिलने वाला नहीं है। हमारे लिए ये कोई चैलेंज नहीं है। हम जन सेवा के भाव से आए थे और जनता भी जन सेवा के भाव से ही किसी को इलेक्ट करती है और जातिवाद के लिए किसी को इलेक्ट नहीं करती है। और हमने समाज के हर वर्गों का विशिष्ट ध्यान रखा है और महिलाओं की जहां संख्यकों में बात है, हमारा वोट अभी छिपा हुआ है और वो हमें मिलता जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से महिलाओं को 3 तलाक के मामले में हमने उनके साथ न्याय किया है, वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगी। हमने जितनी भी अपनी जन कल्याणकारी है उसमें मुसलमानों को भी उतना ही भागीदारी दिया है जितना समाज के अन्य लोगों को। तो हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, हम किसी को अपीज नहीं करते हैं। मुसलमानों को कांग्रेस ने 60 साल तक सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। क्या किया उनके उत्थान के लिए? क्या किया? अगर उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने मुसलमानों में किसी को आगे बढ़ाया तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे लोगों से, जिनके कारनामों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही हाल बिहार में लालू यादव का था। वहां अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ा तो उसका नाम साहबुद्दीन था। आम मुसलमान पिसता गया है, पिसता चला जाएगा और ये बात उनके समझ में अब पूरी तरीके से आ रही है। हाँ, जो कुछ इनके नेता है, मौलाना है, जिनको अपनी गद्दी हिलती दिखाई दे रही है, वो अलग अलग बयान देके लोगों को भरमाने की कोशिश करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें मुसलमानों का जो वोट है वो अगर खुल के नहीं तो छिप के मिलेगा और भरपूर मिलेगा। ठीक है आलोक वत्स, कुंवर साहब मुझे एक बात बताइए, मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का है उसको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। अगर हम बात समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की करते हैं, बीएसपी में कई हद तक अल्पसंख्यक वोट बैंक एक वक्त था जब बीएसपी के पास था, ओबीसी बीएसपी के पास था, लेकिन अब वो वहाँ से छिटक कर समाजवादी पार्टी से जुड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी जो सर्वे हो रहे हैं, अभी जो आंकड़े यूपी की विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप
ये समझते हैं कि मुसलमान आपके साथ खड़ा है, आपको लगता है कि दलित और पिछड़ों को साथ ला दिए तो ये जो नैया है चुनावों की पार हो जाएगी। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं आलोक वत्स कि आप लोग अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं, इससे एक छवि भी तो खराब हुई समाजवादी पार्टी की। आरोप हमेशा लगता रहा है कि गुंडों को बढ़ाने वाली पार्टी है। वाली पार्टी, आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को बढ़ावा देती है। समाजवादी पार्टी ने कौन से गुंडों को बढ़ावा दिया है बताइए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा। समाजवादी पार्टी में आजम खान के रहते हुए समाजवादी पार्टी में आजम खान ने कौन सा ऐसा अपराध किया जिससे जनता को नुकसान हो, पब्लिक को नुकसान हुआ हो? जिसने अपने रहते हुए कैसे मंदिर शिक्षा के मंदिर का निर्माण किया जिसमें गरीबों की फीस मुफ्त की गई। कुंवर साहब, आजम खान को माइनस कर दीजिए, आजम खान को माइनस कर दीजिए, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों आप ब्रजभूषण शरण का नाम क्यों नहीं लेते? ब्रजेश सिंह का नाम क्यों नहीं लेते? जो आपकी लिस्ट में ऐसे ऐसे जिन्होंने इस प्रदेश में पूरा जंगल राज कायम कर रखा था और कर रखा है, आपकी नजरों में वो अपराधी नहीं है। आपकी नजरों में अपराधी सिर्फ वो है जो मुसलमान है। आपकी नजरों में अपराधी सिर्फ वो है जो यादव है। आपकी नजरों में अपराधी सिर्फ वो है जो दलित और पिछड़ा है। यही राजनीति आप करना चाहते हो ना? यही तो आप प्रदेश को ऐसी स्थिति पर खड़ा करना चाहते हो ना? यही आपकी मानसिकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उन्होंने 2012 से लेकर 17 तक इस प्रदेश को साफ करने का काम किया, इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, आपने देखा होगा जिस तरीके से 12 से 17 तक इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया, इस प्रदेश में मेट्रो चलाई गई। मैं कहना चाहता हूं भाजपा वाले मुझे एक काम गिनवाएं, भाजपा वालों ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम से हटकर इस प्रदेश में करा क्या है बताएंगे मुझे। और अखिलेश यादव जी का नाम अगर मैं आज भी गिनाने पर आ जाऊं उनके कामों को तो मैं समझता हूं डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन काम खत्म नहीं गिनाइए, थोड़े से गिना दीजिए कुंवर साहब, थोड़ा गिना दीजिए। आलोक वत्स से जवाब अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई, अखिलेश यादव जी ने एलिवेटेड रोड दिए, अखिलेश यादव जी ने 1090 जो मन चले महिलाओं को छेड़ते थे, 1090 पर महिला फोन करती थी तो पुलिस तुरंत चलकर उसके पास आती थी। आज महिलाएं अगर थाने में जाती हैं तो उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने 100 टाइम देकर एक गरीब के घर अगर उस पर कोई अत्याचार होता था तो पुलिस वहीं आकर उसके साथ न्याय करती थी। आज सबसे ज्यादा अगर थानों में दलाली हो रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में संविधान को तहस-नहस किया जा चुका है। आज प्रदेश में जंगल राज कायम है, अंधकार की प्रकाष्ठा छाई हुई है, कोई न्याय करने वाला किसी के साथ नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, ये लोग न हिंदुओं के साथ हैं न मुसलमानों के साथ हैं, ये किसी के साथ नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की तरह डिवाइड एंड रूल करके ये लोग नीति फैलाकर अंग्रेजों वाली अपना पूरा मतलब निकालकर इस प्रदेश पर सत्ता काबिज करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से इस प्रदेश और देश में हिंदू मुस्लिमों ने मिलजुल कर अंग्रेजों का सामना किया, उसी तरीके से 2027 में भाजपा वालों का सामना किया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। ठीक है, आलोक वत्स जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बातें की कुंवर साहब ने। हाँ, लेकिन अमित जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं अपने फाजिल दोस्त से कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, इस बात को मानेंगे? तो अगर अखिलेश यादव ने इतने अच्छे काम किए तो जनता ने उनको क्यों घर में बिठा दिया? इसका कोई जवाब है इनके पास? और जितनी इन्होंने मेट्रो लाइन चलाई थी क्या उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई? जितने एयरपोर्ट से क्या उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई? जितने यूनिवर्सिटी से क्या उनमें इजाफा नहीं हुआ? अखिलेश यादव जी पर जुमला बोलना नहीं आता। अखिलेश यादव जी सबके साथ रहते हैं। कुंवर नादिर सुन लीजिए, कुंवर नादिर सुन लीजिए, आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोल रहे थे। कुंवर नादिर सुन लीजिए, कुंवर साहब सुन लीजिए, कुंवर नादिर शाह सुन लीजिए, कुंवर नादिर, कुंवर साहब सुन लीजिए, बीच में नहीं, तो मैं सुन रहा था, बीच में नहीं, कुंवर साहब बीच में नहीं, सुन लीजिए। हाँ अमित, क्या इतने एम्स वहां बने थे? हाँ, किस चीज में इजाफा नहीं हुआ है बता दें? एक भी ऐसा सामाजिक काम हो जिसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है? लेकिन ये फिर भी लोकतंत्र में जनता के फैसला को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी गिनाती है हमने ये किया, तो क्यों जनता उसको बैठा देती है घर में? इस बात पर विश्लेषण कीजिए। अतीक अहमद आपकी पैदाइश थी,
मुख्तार अंसारी आपके पैदाइश थे, जिसका आतंक से उत्तर प्रदेश थर्राता था, और अतीक अहमद का भाई मदरसों से जैसे मुर्गे के दरवे से मुर्गी को उठा के लोग हलाल करते हैं, वैसे लड़कियां उठा के ले जाता था और दिन भर नोचने के बाद शाम को वहां पटक देता था वापिस। और ये आपके राज में हो रहा था। आज हिम्मत है तो कोई किसी लड़की को उसके घर से उठा के दिखा दे, और आप बात कर रहे हैं। जंगल राज आपके समय में था। यादव और मुसलमान के लड़के बगल में रिवॉल्वर टांग के और चारों तरफ घूमते थे चौक चौराहे पे। किसी शरीफ आदमी को वहां बोलने की इजाजत नहीं थी। हाथरस में क्या किया था उस दलित बच्ची के साथ, भूल गए क्या? जो आपके जिस तरीके से बच्ची को रातों रात उसके घर वालों को, परिजनों को डेड बॉडी तक देखने किया था, वो भूल गए। भूल गए क्या हो रहा है इस प्रदेश में? को प्रेग्नेंट कर दिया था मौलवी साहब ने। हम बता रहे हैं आपको, अगर अतीक के ऊपर और मुख्तार के ऊपर किसी मुसलमान ने, अखिलेश जी ने ऐतराज किया होता, मुझे बताओ। अपराधी को अपराधी कहने का दम अगर कोई रखता है तो समाजवादी रखता है। अरे कुंवर साहब, अब थोड़ी देर में आपका नमाज का टाइम होगा, थोड़ा सुकून। भूल गए आप? अरे छोड़ो, नमाज भी करता हूँ मैं, पूजा भी करता हूँ, सब बातों को छोड़ो। आप भूल गए दिल्ली में क्या हुआ था उस पहलवान बच्चे के साथ? कितना पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मुंह में दही जम जाता है तुम्हारे, कहीं पे आप कहीं और उड़ जाते हैं। उस टाइम पे तो मुंह में दही जम जाता है तुम लोगों के। मैंने कहा ना, भाजपा सदर जनता पर एहसान करती है, अयोध्या में पहले आंखें छीन लेती जाके है, 12 साल की बच्ची को रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया। उस मौलाना का क्या किया आपने? जंगल राज में हो रहा है। आपके जो यादव जी थे उनके बारे में कहा गया कि नहीं, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट में साबित हो गया कि यही रेपिस्ट था। क्या किया उसको आपने? जिस महिला का हाथ पकड़ लिया यादव कथावाचक ने, आप भूल गए राम रहीम के कारनामे, आप भूल गए आसाराम बापू के कारनामे। लोगों पर आपकी सरकार में ना किसी को कथा करने की, आपने किसी को कथा करने से भी रोका है, आपने दलितों को घोड़े पर चढ़ने से भी रोका है, आपने अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली अपनी सरकार में। यही कहना चाहते हो ना आप? अरे प्रदेश और देश संविधान से चलने वाला देश था, संविधान से चलने दो ना इस देश को, प्रदेश को। क्यों किसी कथावाचक पर तुम मूत्र की छींट डालते हो? क्या ताकत तुम्हारी? तुम इस तरह कीजिए वहां, बोलिए कहां कथा करना है आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे आपको कथा करना है, मैं आपका कथा का पूरा जिम्मेदारी लेता हूं। आज आप कह रहे हो, लेकिन वहां पर उल जलूल बात कीजिएगा वो नहीं चलेगा। हाँ तो आप कह रहे हो ना, आप मैंने पहले ही कह दिया, भाजपा इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। अब तुम चश्मा दान करने की बातें कर रहे हो मेरे सामने। पहले तुमने उस यादव समाज के कथावाचक को तुमने बेइज्जत कर दिया। अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है तो रुद्र प्रताप भाई की एक दुकान है, मैं वहां से आपको चश्मा लगवा दूंगा। सुनिए मेरी बात, इस प्रदेश में जो आज हाहाकार मचा हुआ है, तुम्हें आवाज नहीं आती, तुम बहरे हो चुके हो। इस प्रदेश में जो कथावाचक लोगों के साथ हो रहा है तुम्हें नहीं दिखता, क्योंकि तुम अंधे हो रहे हो। चलिए ठीक है आलोकवत कुंवर नादिर, वक्त कम है। निरंजन पोद्दार से क्लोजिंग कमेंट लें। निरंजन पोद्दार, 2027 का विधानसभा चुनाव, जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह का जाति का समीकरण सेट करने की, बिठाने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस की भूमिका भी हम देख रहे हैं। मसूद जो कि कांग्रेस के नेता सहारनपुर से आते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को 2 टूक कह दिया, बैसाखी नहीं चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, यूपी में जो सियासत का नई शतरंज, जो नई गोटियां सेट हो रही हैं, उससे आप किसका फायदा और नुकसान होता देख रहे हैं? 1 मिनट में सर, 60 सेकंड। देखिए अमित जी, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई हराएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी हराएगी। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम सबसे घातक बीमारी होती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बीमारी का पिछले कुछ वर्षों से शिकार बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में इतना शानदार मोमेंटम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, आप ये समझ लीजिए, आधे से नीचे पे खिसक गई। और आज भी जिस तरीके से भी आलोक जी चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक सिस्टम है, यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण हो रहा है। और कांग्रेसीकरण होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ और धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनको समझ लीजिए जो परिश्रम करके पसीना बहाने वाले, उनको दूर किया जा रहा है और केवल सेल्फी और फोटोग्राफी वाले कार्यकर्ताओं की पूछ की जा रही है। इसका हो सकता है
खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है पोदार साहब, उम्मीद करता हूं कि आलोक वध सुन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन करिए। कुंवर नादिर शाह बहुत बहुत शुक्रिया, और कांग्रेस प्रवक्ता संजीत कुमार भी हमारे साथ है। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव में वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वक्त इस बात में बहुत ज़्यादा है कि आखिर किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है। कहीं मुस्लिम वर्सेस अगड़ा पिछड़ा, मुस्लिम वर्सेस दलित और वर्चस्ववादी राजनीति के मुद्दे पर अखिलेश यादव आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा प्रभु भी नहीं जानते हैं। रोकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, खबरें लगातार जारी।